अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 32वें एपिसोड में। आज का यह एपिसोड सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी को समर्पित है, जिनकी पुण्यतिथि कल थी। अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपके सामने पटना सचिवालय गोलीकांड की चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 1942 की क्रांति के दौरान बिहार में वह महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें अनेक युवकों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन परिस्थिति में अंग्रेज प्रशासकों एवं पुलिस के विरुद्ध युवकों, छात्रों एवं उग्रवादियों के हृदय में घृणा एवं प्रतिशोध की ज्वाला भड़कना स्वाभाविक था और अत्यावश्यक भी था। फलतः अंग्रेजों के प्रति उनके मन में दबी घृणा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी तथा वे हिंसक एवं क्रांतिकारी हो गए। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। इस गोलीकांड का बहुत ही व्यापक प्रभाव उग्रवादी आतंकवादियों पर पड़ा। वे उग्रवादी एवं आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। इस गोलीकांड की खबर बिहार के कोने कोने में फैल गई। बिहार के छात्र, नवयुवक, कृषक एवं श्रमिक भड़क उठे एवं ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आतंककारी काम प्रारंभ कर दिया। गोलीकांड में मृत बालक अस्पताल पहुंचने तक जीवित था। उसके सीने में गोली मारी गई थी। उसके उपचार के लिए अस्पताल में तत्क्षण समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। यह भी पता चला कि घायल लोगों पर जो गोली चलाई गई थी वह दमदम गोलियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार इसका व्यवहार प्रतिबंधित था, क्योंकि इसके चोट से भी मौत हो सकती थी, मगर इससे मानव शरीर से स्पर्शी करते ही शरण पैदा हो जाती थी। बिहार की निहत्थी जनता, छात्रों एवं कृषकों पर इस प्रकार की गोली चलाना साम्राज्यवाद की बर्बरता का परिचायक था, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां तक बिहार का प्रश्न था, ब्रिटिश सरकार द्वारा ही आतंकवादी गतिविधि की शुरुआत की गई। बिहार की जनता ने भी इसका जवाब क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से ही दिया। पटना के रेलवे स्टेशन, डाकघर के लेटर बॉक्स, डाकखाने और पुलिस स्टेशनों पर उग्रवादी क्रांतिकारियों द्वारा आक्रमण किए गए। इस तरह की गतिविधियां कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हाजीपुर, सोनपुर, शाहबाद, गया, हजारीबाग इत्यादि स्थानों पर भी की गई, जिसमें मुख्य रूप से छात्र एवं युवक, शोषित वर्ग के श्रमिक तथा कृषक सम्मिलित थे। इन क्रांतिकारियों द्वारा टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काटना, रेलवे की पटरियां उखाड़ना, रेल इंजनों को तोड़ना तथा अन्य क्रांति कार्य किए जा रहे थे। बिहार के अनेक क्षेत्रों में आतंकवादी वातावरण व्याप्त हो गया। क्रांतिकारियों की यह गतिविधि केवल नगरीय ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही थी। उपलब्ध तथ्यों के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 12 अगस्त एवं 13 अगस्त को संपूर्ण बिहार में पूर्णतः जनता का राज्य कायम रहा था। अंग्रेज प्रशासकों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निःशक्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार भी इस स्थिति को अत्यधिक समय तक सहन नहीं कर सकती थी। फलतः प्रांतीय सरकार द्वारा अधिक संख्या में घोड़े सैनिकों को बुलाया गया। जब नगरीय क्षेत्रों में क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों में लगे थे तो अंग्रेज सैनिक उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे थे। गोली चलाना, लाठीचार्ज करना, कोड़ा मारना उनके लिए आम बात हो गई थी। लेकिन वे क्रांतिकारियों के जोश एवं उत्साह को किसी भी तरह समाप्त नहीं कर सके और न ही उसको कुचल सके। अब क्रांतिकारी गतिविधियां बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी भड़क उठी। अंग्रेज शासकों के शोषण से क्षुब्ध एवं शोषित वर्ग के ग्रामीण युवक, छात्र, कृषक एवं श्रमिक वर्ग इन गतिविधियों में बड़े जोश एवं उत्साह सम्मिलित हो गए। ब्रिटिश शासकों के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर तोड़फोड़ के कार्य प्रारंभ होने से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। फतुहा में 2 कनाडियन अफसरों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया। इस घटना से अंग्रेज अफसर एवं पुलिस दल के लोग बेहद भयभीत एवं आतंकित हो गए। हिरसा एवं फतुहा में इस अवधि में सरकारी इमारतों को तोड़ने एवं उन पर झंडा फहराने की अनेक घटनाएं घटी। सरकारी पदाधिकारी एवं पुलिस दल क्रांतिकारियों को रोक नहीं पाए, वे मूक दर्शक ही बने रहे। मोकामा एवं बहेरा में भी क्रांतिकारी सक्रिय थे तथा उन लोगों ने इन स्थानों पर बड़े व्यापारियों के 2 कपड़ों की गांठों को लूटकर अपने अधिकार में ले लिया।
फुलवारी के आसपास के क्रांतिकारियों ने फुलवारी के थाने एवं डाकघर पर आक्रमण कर उसको लूटने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चलाने के बावजूद क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल रहे। क्रांतिकारियों के स्थान पर पुलिसकर्मियों को ही भागने पर विवश होना पड़ा। यद्यपि इस गोलीकांड में 17 व्यक्ति मारे गए, लेकिन बावजूद इसके क्रांतिकारी आतंकित नहीं हुए, बल्कि सरकार के समर्थक एवं चापलूस पदाधिकारी ही आतंकित और परेशान हुए। इस तरह यह स्पष्ट है कि बिहार के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हो गई। अंग्रेज सैनिक भी क्रांतिकारियों को रोक नहीं पाए। क्रांतिकारी गतिविधियां बदस्तूर चलती ही रहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिदृश्य था वह चंपारण में विद्रोह की लहर, जहां छात्र, युवक एवं श्रमिक क्रांतिकारी हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने 10 एवं 11 अगस्त 1942 को चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में विशाल जुलूस निकाले। बिहार के अन्य भागों के समान ही जिला प्रशासन के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शन में सम्मिलित छात्रों एवं युवकों पर लाठीचार्ज किए गए। जुलूस में शामिल भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया गया, मगर प्रशासन को यहां भी मुक्की खानी पड़ी। क्रांतिकारी तोड़फोड़ एवं अन्य आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात रक्सौल में सर्वप्रथम किया गया था। चंपारण की क्रांतिकारी घटनाओं के अध्ययन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सैकड़ों क्रांतिकारियों ने, जिनमें छात्र, युवा, श्रमिक एवं कृषक सभी सम्मिलित थे, अंग्रेजों के बीच आतंक फैलाने हेतु सरकारी भवनों को तहस-नहस करना प्रारंभ किया तथा सरकारी खजाने लूटे जाने लगे। अनेक स्थानों पर क्रांतिकारियों को विजय प्राप्त हुई। अनेक स्थानों पर पुलिस द्वारा उन पर गोली भी चलाई गई। 5-6 पुलिस थानों के कर्मचारी थाना छोड़कर जिला मुख्यालय भाग गए तथा उन थानों पर क्रांतिकारियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस जिले की एक उल्लेखनीय बात यह थी कि अगस्त 1942 के जब क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी, उस समय यहाँ के कलेक्टर हिंदू थे। बलिया के तत्कालीन कलेक्टर जे निगम, जिन्होंने अपनी देशभक्ति की अनेक मिसालें प्रस्तुत की थी, को उनकी देशभक्ति का बदला उन्हें अंग्रेजों द्वारा किए गए उनके अपमान से मिला। उन्हें न केवल पद मुक्त कर निम्न स्तर के गोरे पदाधिकारी नेदरसॉल को वहां का कलेक्टर बना दिया गया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया। नेदरसॉल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने बलिया में क्रूर दमन चक्र के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया। असंख्य लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गोरे सैनिक जितना अत्याचार कर सकते थे उतना उन्होंने किया, लेकिन क्रांतिकारियों ने सर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके। ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गोविंदगंज थाने के कर्मचारी कार्यकर्ता सबसे अधिक क्रांतिकारी प्रमाणित हुए। वहां क्रांतिकारी लोगों ने अंग्रेज प्रशासन को निशस्त्र कर दिया तथा ऋषि जी, सहदेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, ब्रह्मानंद तिवारी जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक समानांतर सरकार की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। बहुत प्रयास करने पर भी पुलिस क्रांतिकारी ऋषि जी को गिरफ्तार करने में विफल रही। पुलिस उनको उसी समय गिरफ्तार कर पाई जब उन्होंने स्वेच्छा से एक सभा में पुलिस को अवसर दिया कि वह उन्हें गिरफ्तार कर ले। बेतिया के छात्र एवं युवक भी क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रियता के साथ संचालित करने लगे। बेतिया के क्रांतिकारियों के दमन हेतु भी पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 8 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी ऋषि जी द्वारा संगठित संस्था पुलिस के मुखबिरों को सजा देती थी तथा वहां की जनता को हर एक तरफ से सहायता पहुंचाती थी। तार काटना, टेलीफोन का तार उखाड़ फेंकना, सरकारी भवनों को तहस-नहस करना, सरकार के अस्त्रागार से अस्त्र शस्त्रों को छीनना आदि कार्य प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाए गए तथा लोगों को क्रांति में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित भी किया गया। कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होते ही शाहाबाद में भी क्रांतिकारी गतिविधियां आरंभ हो गईं। अन्य जिलों के समान ही इस जिले के अधिकांश भागों में 10 अगस्त 1942 को जुलूस निकाले गए, जिसमें सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के लोग सम्मिलित हुए थे। दिन में जुलूस निकला एवं शाम के समय आरा के रमना मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन क्रांतिकारियों द्वारा किया गया। सभा के दौरान जब प्रद्युम्न नामक एक क्रांतिकारी भाषण दे रहा था, तब पुलिस अस्त्र शस्त्र से लैस एकत्रित भीड़ में घुस गई तथा भाषण दे रहे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने पुलिस कर्मियों को घेर लिया। पुलिस वाले आतंकित होकर वहां से भाग गए। इतने में और अधिक संख्या में पुलिस के जवान आए, लेकिन वे भी मूक दर्शक बने रहे। सरकारी पदाधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया कि भीड़ पर गोली चलाई जाए, लेकिन पुलिस ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। इससे क्रांतिकारियों का मनोबल ऊंचा हो गया। उन्होंने यह निश्चय किया कि सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहराया जाए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस बल के लोग इन क्रांतिकारी गतिविधियों में सहायता पहुंचा रहे थे। टेलीग्राफ
टेलीफोन की लाइन काटना, पुलिस थाने पर आधिपत्य जमाना तथा अस्त्र शस्त्र लूटना एवं रेलगाड़ी की पटरियों को उखाड़ने का प्रयास इस जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर किया गया। सरकारी पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी भयत्रस्त हो चुके थे, अतः वे क्रांतिकारियों की उनकी गतिविधियों के संचालन में कोई बाधा नहीं खड़ी कर सके। विवश होकर जिला प्रशासन को प्रशासकीय मुख्यालय से गोरे सैनिकों को बुलाना पड़ा। सैनिक कार्यवाही भी अधिक कारगर प्रमाणित नहीं हुई। उनके क्रूर दमनात्मक गतिविधियों के बावजूद क्रांतिकारी, जिसमें सभी सामाजिक वर्ग के लोग सम्मिलित थे, क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यों को अंजाम देते रहे ताकि सरकार पंगु बन जाए। गोरे सैनिकों को प्राय 2 माह के अथक प्रयत्नों के बाद ही क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सफलता मिली। पुलिस के क्रूर दमन चक्र की शुरुआत हुई बीरपुर गांव के चंद्रमणि सिंह का घर लूटने की कार्रवाई के द्वारा। जगत नारायण लाल ने यह स्पष्ट रूप से बतलाया कि इस क्रांतिकारी चंद्रमणि के घर को गांव वालों से तुड़वाया गया और जिसने भी ऐसा करने से इनकार किया उन्हें बहुत क्रूरता से मारा पीटा गया। सरकारी रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारियों के उग्रवादी रूप को देखकर प्राय सभी गांव के धनी जमींदारों, सरकारी सेवकों जैसे मजिस्ट्रेटों, सेवानिवृत्त पदाधिकारियों आदि ने अपने आप को क्रांतिकारियों से सुरक्षित रखने के लिए काफी सतर्कता बरती। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को आतंकवादियों के हमले से सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों पर गोरे सिपाहियों तथा सशस्त्र पुलिस बल को बुलाकर रखना प्रारंभ किया। यह इस तथ्य का परिचायक है कि वे लोग आतंकपूर्ण वातावरण से परेशान थे। साथ ही इससे यह भी पता चल जाता है कि उन दिनों वहां क्रांतिकारी कितने उग्र एवं आतंककारी हो गए थे। परंतु रेल, तार, डाक खाने के कर्मचारियों ने 1 महीने तक क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति की भावना का प्रदर्शन किया था। ऐसी ही देसी सिपाहियों को भी क्रांतिकारियों के प्रति कोई क्षोभ नहीं था। इसीलिए के व्यापारियों ने क्रांतिकारियों को अनेक महीनों का खाना खिलाने का प्रबंध किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए 2 प्रेरक तत्व थे। पहला ये कि वे आतंकवादी क्रांतिकारियों से भयभीत हो गए थे और दूसरा यह कि उनमें कुछ न कुछ देश प्रेम एवं देश की आजादी की भावना भी अवश्य मौजूद रही होगी। जब अंग्रेज सैनिक अपने दमन चक्र के माध्यम से क्रांतिकारियों की गतिविधियों में शिथिलता लाने में सफल हो गए तो देसी सिपाही भी खुलकर बाहर आए और क्रांतिकारियों पर अनेक जुल्म किए। पुलिस थानेदारों ने क्रांतिकारियों के परिवारजनों को सताया, प्रताड़ित किया तथा उनसे नाजायज रूप से रुपया वसूल किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस क्षेत्र के साम्यवादियों ने भी इस कार्य में सरकार को सहायता प्रदान की थी। डुमरांव के क्रांतिकारियों ने अपूर्व साहस का परिचय दिया। वे लोग 16 अगस्त 1942 को डुमरांव में झंडा फहराने के लिए 5000 व्यक्तियों का एक विशाल जुलूस लेकर आगे बढ़े। इसमें युवक, छात्र, श्रमिक एवं कृषक इत्यादि सभी सम्मिलित थे। कपिल मुनि नाम का एक क्रांतिकारी युवक इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। झंडा लेकर जब जुलूस आगे बढ़ा तो पुलिस ने क्रांतिकारियों को चेतावनी दी, परंतु नेतृत्व करते हुए कपिल मुनि आगे बढ़ते ही गए। अपनी चेतावनी को बेअसर पाकर पुलिस ने कपिल पर गोली चलाई और कपिल मुनि वहीं पर शहीद हो गए। क्रांतिकारियों ने धैर्य नहीं खोया। कपिल के मरते ही रामदास लोहार नामक क्रांतिकारी आगे बढ़ा, उनको भी गोली मार दी गई। इसके बाद 60 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा, वृद्ध भी गोली का शिकार बना। जब करीब 19 वर्ष का एक युवक गोपाल राम आगे बढ़ा और उसका भी वही अंजाम हुआ। इस तरह लोग एक के बाद एक शहीद होते गए। अंत में लोगों ने रौद्र रूप धारण किया। वे पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े, वे हिंसात्मक हो गए एवं लूटमार करने लगे। पुलिस एवं गोरे सैनिक जुल्म और अत्याचार करते रहे, मगर क्रांतिकारी भी अपने दायित्व को पूर्ण करने हेतु प्राणों की आहुति देते रहे। लोगों पर इस घटना का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे सभी लोग या तो क्रांतिकारी बन गए या क्रांतिकारियों के समर्थक बन गए। अध्ययन से ऐसा स्पष्ट होता है कि गया में क्रांतिकारी गतिविधियां अन्य जिलों की तुलना में देर से आरंभ हुई। 13 अगस्त 1942 तक वहां की जनता नेताओं की ओर से मार्गदर्शन किए जाने की राह देखती रही, लेकिन अन्य जिलों के समान यहाँ के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें जनता के मार्गदर्शन हेतु किसी भी प्रकार का प्रयत्न करने का मौका ही नहीं मिल सका। जनता अधिक सहन नहीं कर पाई, उन्होंने क्रांतिकारी रुख अपना लिया। वहां के क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम गांवों में अवस्थित थानों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। प्रशासन द्वारा जब यह अनुभव किया गया कि क्रांतिकारियों से थाने की रक्षा नहीं की जा सकती है, तब थानों को ही खाली कराने का आदेश निर्गत कर दिया गया। सिपाही तहसीलों में एकत्रित हो गए। गया के अनेक डाकखाने एवं नहर कार्यालयों में आग लगा दी गई। जब क्रांतिकारी गया के कुर्था थाने को लूटने एवं जलाने हेतु उद्यत हुए तो वहां लाठियों एवं बर्छियों से उनका स्वागत किया गया। क्रांतिकारी आगे बढ़े एवं एक कांग्रेसी क्रांतिकारी श्याम बिहारी लाल देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। तदंतर भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया।
कुर्था थाना को लूटा गया और आग लगा दी गई। इस क्रांतिकारी कार्य में गया के मुसलमानों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। अरवल थाने में एक क्रांतिकारी दुसाद सिंह मास्टर को इतना मारा गया कि वो मारने से ही मर गए। उनका अपराध केवल इतना था कि वे कांग्रेस का साथ देते थे। गया के नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थीं। वे अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे रहे और प्रशासन तंत्र उन पर जुल्म ढाता रहा। इस जिले की क्रांतिकारी गतिविधियों में सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। क्रांतिकारियों की गतिविधियों के अध्ययन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भागलपुर के क्रांतिकारियों ने आतंकवाद को फैलाने में सक्रिय भूमिका अदा की। 9 अगस्त 1942 को ही भागलपुर के प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे वहां के युवक छात्र क्रांतिकारी अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। 10 अगस्त 1942 को ही क्रांतिकारियों ने हड़ताल रखी और एक बहुत बड़ी जुलूस निकाला गया। जुलूस ने अदालत, कलेक्ट्री तथा मुख्य डाकघर पर धावा बोल दिया। कचहरी, जिला स्कूल और प्रमंडलीय शिक्षा अधीक्षक के कार्यालयों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन भी अत्याचार करने पर उतारू हो गई। क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित लाजपत पार्क को सभा के वक्ताओं में सर्वश्री कीर्ति नारायण सिंह, हर नारायण जैन, देव नारायण मिश्र आदि को 11 अगस्त को गिरफ्तार करके भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस ने अधिकार कर लिया और अन्य प्रमुख सरकारी भवनों के अतिरिक्त वहां भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। प्रशासन के इन कार्यों से जनता उत्तेजित हो गई और चुन चुन कर सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को पकड़कर पीटने लगी। कांग्रेस भवन पर भी क्रांतिकारियों ने फिर से अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों द्वारा गोदाम को बेरहमी से लूटा गया और अनेक सरकारी इमारतों को तहस नहस कर दिया गया। अंग्रेजों के आवासीय क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी घुस गए, जिसके चलते सरकारी पदाधिकारी बेहद आतंकित हो गए। खगड़िया रेल लाइन की पटरी बहुत दूर तक क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़ दी गई। 11 अगस्त 1942 से भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांतिकारियों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की तीव्रता के साथ आरंभ किया गया। एक और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस क्रांतिकारियों पर अत्याचार कर रही थी, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमरतोड़ प्रयास कर रहे थे। 13 अगस्त 1942 को पुलिस दल ने सैदाबाद के चरखा शिक्षण शिविर के चरखों को तोड़-फोड़ दिया तथा वहां के लोगों को गिरफ्तार करके थाने में रोटी पकाने के लिए ले गए। उन्हें अपमानित एवं प्रताड़ित किया जाने लगा। इससे जनता में प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति विकसित हो गई तथा उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। युवक, छात्र एवं कृषकों ने थाने पर आक्रमण कर दिया एवं थाने में रखी सभी चीजों को नष्ट कर दिया गया। सभी जब्त किए गए चरखों को क्रांतिकारियों ने गांव वालों को वापस कर दिया। बनगांव इलाके में कांग्रेस कैंप के नाम पर एक क्रांतिकारी शिविर खोला गया। इस शिविर के द्वारा यह निर्देश निर्गत किया गया कि इलाके के सभी लाइसेंसधारी बंदूकों के मालिक फौरन अपनी बंदूकें शिविर में जमा कर दें, लेकिन मात्र 7 लोगों ने अपनी बंदूकें शिविर में जमा की। इसके अतिरिक्त भागलपुर के अनेक स्थानों पर भी क्रांतिकारियों ने बंदूकें छीनी। उन बंदूकों का इस्तेमाल अंग्रेज पदाधिकारियों एवं उनके समर्थक कर्मचारियों को शांत करने एवं उनके घमंड को चूर करने के लिए किया गया। सरकार के दमनकारी कार्यों का प्रत्युत्तर क्रांतिकारी गतिविधियों से ही दिया जाता था। भागलपुर जिले में परशुराम बाबू ने एवं उनके गिरफ्तार किए जाने के उपरांत सियाराम बाबू ने एक गुप्त क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया। इनके द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी दल का प्रमुख कार्य पुलिस वालों से हथियार छीनना था। इस दल से संबद्ध क्रांतिकारी पुलिस के मुखबिरों का नाक कान काट लिया करते थे। जिला प्रशासन द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सैकड़ों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके क्रांतिकारी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। सरकार ने महेंद्र गोप नामक क्रांतिकारी के साथ 75 अन्य क्रांति से संबद्ध अपराधियों को सजा पूर्ण होने से पूर्व ही छोड़ दिया था। ये सभी क्रांतिकारी परशुराम के गुप्त दल में सम्मिलित हो गए एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रियता के साथ संचालित करने लगे। इनके सम्मिलित होते ही इस दल ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया। वहां के पुलिसकर्मी इस दल के नाम से ही थर-थर कांपते थे। इस दल का नाम सुनते ही उनकी ढिग्गी बच जाती थी। काफी मुश्किलों को झेलने के बाद भागलपुर की पुलिस महेंद्र गोप को गिरफ्तार करने में सफल हुई। न्याय का नाटक कर अंग्रेज प्रशासकों ने महेंद्र गोप को फांसी की सजा दे दी। इससे अन्य क्रांतिकारियों को गतिविधियों में तीव्रता आ गई। राजेंद्र प्रसाद तथा प्रांतीय स्तर के अन्य नेताओं ने प्रयास किया कि उनको फांसी नहीं दी जाए, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। क्रांतिकारी सियाराम अंत तक पुलिस की
लाख कोशिश करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके तथा अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा सरकार को आतंकित एवं भयभीत करते रहे। इस दल की सक्रियता बांका तथा भागलपुर के नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती थी। कालांतर में पुलिस को विश्वास हो गया है कि बीरपुर थाने में ही इस क्रांतिकारी दल का गुप्त मुख्य केंद्र है, अतः इस दल को निःशक्त करने के लिए प्रत्येक गांव में सैनिक कैंप स्थापित किया गया। इस फौजी कैंप के लोगों ने नादिरशाही गतिविधियों को जीवंत कर दिया। वे जब चाहते थे चुपचाप गांव में घुस जाते थे और सुरक्षापूर्वक जो चीज चाहते थे उसे उठा ले जाते थे। लोग गांव की महिलाओं के साथ बलात्कार भी करते थे। शेष अगले खंड में। जय हिंद, जय भारत।